दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से हम आपको कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, आपको पता ही है। आपका कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से आपके पास लगभग 30 दिन का समय है। 30 दिन के समय में मैं आपको विज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में आने की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को कराया जाएगा। आपको 2 सब्जेक्ट का कराया जाएगा, पहला विज्ञान, दूसरा गणित। विज्ञान का आपको पूरे चैप्टर नहीं, फिर भी आपका 60 से 70% तक का चैप्टर कराया जाएगा। और गणित का आपका जितना ज्यादा से ज्यादा उसके 80-90% हर एक चैप्टर का आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन कराया जाएगा। और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हमारा सहयोग देंगे। मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने पर ही आपका अगला टॉपिक बन पाएगा। तो आज हम एक चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर आपका कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल क्षार एवं लवण। इससे हम जो परीक्षा में आ सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको इसका बेसिक भी बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका अम्ल क्षार एवं लवण। सबसे पहले आपका क्या शब्द आया? अम्ल। अम्ल अम्ल हमारा टॉपिक है। तो अम्ल किसको बोलते हैं? तो इसको आपने पहले भी कक्षा में पढ़ा होगा, कक्षा 6वीं 7वीं में भी। अम्ल क्या होता है आपने पढ़ा होगा। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षार कहलाता है। देखिए, हम इसको एक ट्रिक से कैसे समझ सकते हैं। अनील, अम्ल का ट्रिक है आपका अनील, और क्षार का ट्रिक है आपका छलनी। ये सब आप याद रखिएगा। अनिल मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ल मतलब लाल। मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। छ मतलब क्षार, ल मतलब लाल, नी मतलब नीला। मतलब क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये तो आपका बेसिक के डिफिनीशन था, मतलब बेसिक परिभाषा था, जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं आप अम्ल क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए, अम्ल का आपका एग्जांपल क्या है। आपने पहले अम्ल क्षार अंतर में पढ़ा होगा कि अम्ल का स्वाद क्या होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आपने पढ़ा होगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो खट्टा किसका स्वाद होता है? नींबू का स्वाद होता है। जी हाँ, खट्टा किसका स्वाद होता है? नींबू का। इमली का स्वाद होता है आपका खट्टा, इमली नींबू का स्वाद। टमाटर का स्वाद होता है आपका खट्टा। इन सब के स्वाद आपके खट्टे होते हैं। और क्षार का स्वाद क्या होता है? तो क्षार का स्वाद आपका नमकीन होता है। क्षार का स्वाद जो होता है आपका नमकीन होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो नमकीन किसका स्वाद होता है? नमक का। नमक का स्वाद जिसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसके बारे में अभी देख रहे हैं। तो देखिए, क्या होता है। नींबू का स्वाद, नींबू का खट्टा स्वाद होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, नींबू में पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड, मतलब साइट्रिक अम्ल। नींबू में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सब आप याद रखेंगे, आपको ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, इस चैप्टर से आपका जो है एक यूनिट आपका, मतलब एक इकाई 2 चैप्टर से मिलकर बनेगा। पहला अम्ल क्षार एवं लवण, दूसरा तत्वों का वर्गीकरण। तो इन दोनों चैप्टर से जो एक यूनिट बनेगा, उससे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। 8 नंबर मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे टाइप के आपके सही विकल्प बनेंगे। तो आपको ये सब याद रखना फायदेमंद होगा। देखिए, आपका टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। और नमक आप पहले भी सुने होंगे, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये आपका लवण है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये तीनों आपके अम्ल हैं, ठीक। ये तीनों अम्ल हैं। तो इससे क्या पता चला आपको कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये पता चल गया आपको अम्ल किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोलते हैं, पता चल गया नॉर्मल सी बात में। अब हम इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं, आपका रासायनिक क्रिया की दृष्टि से। देखिए, ये तो आपका नॉर्मल दृष्टि से था। अब हम रासायनिक क्रिया की दृष्टि से देखें तो अम्ल वह होता है, एक साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। उनका नाम क्या था? आर्हीनियस। आर्हीनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अम्ल व क्षार को अच्छे से परिभाषित किया। उन्होंने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल को क्या बोला उन्होंने? अम्ल वे पदार्थ होते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अम्ल का उदाहरण बता देता हूँ, रासायनिक उदाहरण। जैसे आपका इन सब का नाम भी एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि कहीं भी आपको पूछ दिया जाता है। HNO3, HNO3 आपका क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। आगे देखें तो CH3 COOH एस्टिक अम्ल। ये सब क्या है आपके रासायनिक दृष्टि से, मतलब आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं नींबू वगैरह, इमली वगैरह, लेकिन ये सब का यूज आप कम करते हैं, तो ये सब रासायनिक दृष्टिकोण से हैं आपके अम्ल। देखिए मैं आपको नोट्स उतारने का टाइम नहीं दूंगा, तो आप वीडियो पॉज करके नोट उतार सकते हैं, ठीक, क्योंकि मेरा जल्दी होगा तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके भी नोट उतार सकते हैं। तो देखिए वैसे टाइम लगेगा। यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल, ठीक, ये सारे आपके अम्ल हैं। अब क्या होता है अम्ल की परिभाषा? आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, इसको आप उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब देखिए मैं एक तो आपको यहाँ छोड़ देता हूँ। पहला क्या है हमारा? HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने कहा कि अम्ल, यहाँ देखिए HCl हम रासायनिक समीकरण है, इसी समीकरण से आपका हम इसकी परिभाषा देंगे। यहाँ देखिए HCl, ये आपका एरो का निशान है, मतलब यहां से अभिक्रिया कर रहा है, इसको बोला जाता है रासायनिक समीकरण। क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण। इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं। इसके अनुसार आपको बोला जाए अम्ल क्या है, तो उन्होंने बोला कि अम्ल वे होते हैं, ये अम्ल है आपका, अम्ल वे होते हैं जो जल में क्रिया करके, मतलब जलीय विलयन के साथ क्रिया करके H+ आयन, इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। इसको तो आपको पता होगा, इसको हाइड्रोजन बोला जाता है। 1 से 20 तक आपको कम से कम याद होने चाहिए तत्व, ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसे आपका कैल्शियम 20 तक कम से कम होने चाहिए। बाकी आपको ज्यादा रहे आपको ज्यादा अच्छा है। तो इसको हाइड्रोजन बोला जाता है। इसके ऊपर एक क्या है? प्लस, मतलब धन आयन है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन आयन। यहाँ आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन। आप जब भी रासायनिक अभिक्रिया बनाइएगा समीकरण, तो उसके नीचे नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे हाइड्रोजन आयन। तो देखिए इन्होंने बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्रिया करके H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्रिया करके H+ आयन देते हैं। तो एक बार मैं आप बोल देता हूं, आप अच्छे से उसको नोट में उतार सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन से क्रिया करके H+ आयन देते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा। उसके बाद आपको उदाहरण के रूप में इसको लिखना है। उदाहरण करके, उदाहरण HCl बराबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जलीय विलयन H+ आयन और Cl- आयन। तो ये हो गए आपके अम्ल। अब हम देखते हैं क्षार के बारे में। वीडियो यूज करके आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम देखते हैं क्षार के बारे में। देखिए क्षार क्या है? तो क्षार आपके रासायनिक क्षार मैं बताऊंगा आपको, तो है NaOH। NaOH इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम देखें तो CaOH2, इसको 2 को नीचे लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं नाम बोल रहा हूं, नाम सुन के भी आप लिख सकते हैं। CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2, सॉरी यहाँ ये देखिए कोष्टक के बाद लिखा जाता है OH2, MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये सब आपके हैं क्षार, ये सब है क्षार। ठीक, तो आर्हीनियस इसको आप नोट में उतार सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका, देखिए एक क्षार लिख के हम इसके बारे में देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो सकता है क्षार का। तो क्षार, देखिए क्षार क्या होता है। आर्हीनियस आपके पास जब भी परीक्षा में पूछे अम्ल क्षार का परिभाषा, तो जो मैं अभी बता रहा हूँ आर्हीनियस के अनुसार वही आपका अम्ल क्षार का परिभाषा है। एग्जैक्ट परिभाषा आप उसी को लिखिएगा, आपको पूरा मार्क दिया जाएगा, मतलब पूरे नंबर मिलेंगे। क्षार क्या होते हैं, तो ये देखिए NaOH, मैं यहाँ उदाहरण आपको बता रहा हूँ सबका। ठीक, और परिभाषा मैं बोल देता हूँ, वहां से आप लिख लीजिएगा। NaOH, यहाँ इसका नाम लिख लीजिएगा, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, इसको आप यहाँ नाम लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये क्या है, अब आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट का एक कॉमन रूल है, मतलब जनरल की जलीय विलयन है। क्या है, जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक, जो एरो के सामने ऊपर नीचे होता है, मतलब इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके Na+OH-, ये देखिए ये सोडियम आपका प्लस आयन में टूट गया, हाइड्रोजन माइनस आयन में, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसके अनुसार आप क्षार का परिभाषा बोल सकते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में क्रिया करके या फिर जलीय विलयन के साथ क्रिया करके OH- आयन देते हैं। क्या बोला मैंने, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के साथ क्रिया करके OH- आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। उसके बाद उदाहरण करके आप इसको लिख सकते हैं, फिर आपका क्षार का हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 2 टॉपिक कवर हो गया है, अम्ल और क्षार आपका करके। अब देखिए पीएच आता है, तो पीएच क्या होता है, देखिए हम डिटेल से देखते हैं। पीएच एक स्केल है। क्या है, पीएच स्केल होता है। स्केल क्या होता है, स्केल पट्टी से आपको पता होगा, आप नॉर्मल शुरू से यूज कर रहे हैं, स्केल पट्टी से आप लाइन खींचते हैं सीधी। ठीक, नॉर्मल तो पीएच स्केल भी इसी टाइप से होता है आपका स्केल, इसमें नंबरिंग रहता है जैसे आपका थर्मामीटर होता है। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में आपका 0 से लेकर, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। पीएच स्केल में क्या होते हैं, 0 से 14 तक के अंक, जैसे आपके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपके 14 तक, मतलब 14 तक के अंक होते हैं। अब क्या होता है, पीएच हमें क्या चीज करता है, तो पीएच हमें मापता है, मतलब अम्ल क्षार की पहचान कराता है। पीएच क्या कराता है, अम्ल क्षार की पहचान कराता है। कैसे हम पहचानते हैं, तो देखिए क्या होता है, 0 से 7 तक जो मान होता है, पीएच मान जो 0 से 7 तक होता है वो होता है अम्ल। क्या होता है, पीएच मान जो 0 से 7 तक होता है वो होता है अम्ल। और आपका 0 से 7 से कम, 7 तक नहीं, सॉरी यहाँ गलत दिखाया हुआ है, ठीक ना। आपका क्या होगा, 0 से 7 से कम होता है। ठीक, मतलब 0 से अधिक और 7 से कम होता है, वो आपका होता है अम्ल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं। और 7 से अधिक और 14 से कम, क्योंकि 14 तक होता है पीएच स्केल में, 14 से कम तो आपका होता है क्षार। क्या होता है, क्षार। जी हाँ, 0 से अधिक 7 से कम तो अम्ल हुआ, 7 से अधिक 14 से कम क्षार। तो यहाँ 7 क्या हुआ, तो 7 होता है उदासीन। उदासीन क्या होता है आपको अभी बताया जाएगा। ठीक, क्या होता है, 0 से 7 से कम अम्ल, 7 से 14 से कम क्षार, 7 उदासीन होता है आपका। ठीक, तो पीएच क्या होता है, पीएच यही मेजर करता है आपका अम्ल और क्षार को मापता है। अब पीएच के बारे में यदि आपसे पूछे पीएच क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पीएच का परिभाषा लिखने को बोल दे तो आप क्या बोलेंगे, तो देखिए पीएच बराबर होता है माइनस लोग, इसको लोग पढ़ा जाता है, लोगेरिथम, गणित में आपने कभी देखा होगा, लोग 10, उसके बाद एक कोष्टक H प्लस, क्या होता है, पीएच बराबर लोग 10 H प्लस, पीएच बराबर माइनस लोग 10 H प्लस, ये होता है आपका पीएच बराबर। इससे आप पीएच का परिभाषा बता सकते हैं, इस सूत्र को आप याद रख लीजिएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, H प्लस क्या है, H प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन।
H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ से आप पीएच की परिभाषा बना सकते हैं। देखिए पीएच क्या है, तो पीएच वह मान है, पीएच किसी भी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनिए। किसी भी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन के, किसी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन के, मैं बोल रहा हूं आप उतार सकते हैं, किसी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक मतलब log 10 के बराबर होता है। किसी विलयन का पीएच मान या किसी पदार्थ का पीएच मान उस पदार्थ में H प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। मतलब पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक, ये होता है इसका परिभाषा। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं पीएच को। ये था आपका पीएच। अब पीएच से आगे हम देखते हैं, बेसिक देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण है उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल से देखेंगे वीडियो ज्यादा लंबा होगा। आपको खुद भी अभी एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका माइंड भी खराब होगा। पहले पढ़े होंगे तभी पढ़ पाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या है आपका लवण। लवण क्या होता है, लवण, तो लवण क्या होता है, देखिए लवण क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा, अम्ल क्षार, क्या देखा, अम्ल और क्षार और पीएच। अब क्या होता है, जब अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार जब क्रिया करते हैं, ठीक, तो क्या बनता है आपका लवण। क्या बनता है, लवण प्लस पानी। ये आप याद रखिएगा, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस पानी। अम्ल क्या हो गया आपका, अम्ल मैंने बताया था बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। ठीक, मैंने आपको बताया था। कोई भी अम्ल आप ले लीजिए, उसके बाद कोई भी क्षार ले लीजिए। क्षार में क्या क्या बताया था आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैं शायद नहीं लिख पाया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ कोई भी क्षार हम इसी को ले लेते हैं, इसको नहीं लिख पाया था तो ठीक, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण प्लस पानी बनाते हैं। ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल क्या होता है, अम्ल H प्लस आयन को बाहर निकालता है, तो इसमें क्या होगा, ये टूटेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको आपको यहाँ नहीं बनाना है, केवल रफ कार्य के लिए आपको बता रहा हूँ। H क्या होगा, H प्लस आयन, Cl क्या होगा, Cl माइनस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, यहाँ क्या होगा, K प्लस आयन, OH माइनस आयन होगा। तो यहाँ देखिए, आपको पता होगा प्लस प्लस आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं, हमेशा जुड़ते हैं धन और माइनस, धन और माइनस जुड़ते हैं, आपको पहले भी पता होगा। तो ये देखिए यहाँ क्या होगा, KCl आपका यहाँ बन जाएगा। ये देखिए, ये पोटेशियम प्लस के साथ है, क्लोरीन माइनस के साथ, यहाँ आपका बन जाएगा KCl। क्या बनेगा, KCl। समझ आ रहा होगा आपको। और उसके बाद आपका OH और H आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनेंगे, H2O, क्योंकि क्या बनता है, लवण प्लस पानी। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, आपको पता होगा पानी का सूत्र H2O होता है। ठीक, ये देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, तो आपके रफ कार्य के लिए था। यहाँ से देखिए, इसको आप इस टाइप से बनाएंगे, जैसे HCl प्लस KOH बराबर KCl प्लस H2O। KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है, नाम आप लिख लीजिएगा, नाम लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है KCl आपका। तो यहाँ देखिए, और यहाँ भी आप नाम लिख सकते हैं, इसका नाम मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके नीचे नीचे आप नाम लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये देखिए, अम्ल है, ये क्षार है, उसके बाद लवण की जगह क्या है, ए, मतलब ये क्या है आपका लवण, उसके बाद क्या होता है, पानी। तो ये होता है लवण आपका। जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो आप बोल सकते हैं लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो पानी के अलावा जो पदार्थ बनता है उसको लवण बोलते हैं। ठीक, पानी के अलावा जो पदार्थ बनता है उसको लवण बोलते हैं, नॉर्मल सी भाषा में बोल सकते हैं आप। उसके बाद आप उदाहरण के रूप में इसको लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में। और यदि इसका सही एकदम अच्छे से परिभाषा बोले तो परिभाषा हम लवण की इस प्रकार से बोल सकते हैं कि लवण वे पदार्थ होते हैं, क्या, लवण वे पदार्थ होते हैं, जैसे क्या है आपका लवण,
KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो लवण वे पदार्थ होते हैं जिसका एक भाग धन आयन दूसरा भाग ऋण आयन होता है। लवण क्या होते हैं? लवण वे पदार्थ होते हैं जिनका एक भाग धन आयन दूसरा भाग ऋण आयन होता है। लवण वे पदार्थ होते हैं जिनका एक भाग धन आयन दूसरा भाग ऋण आयन होता है, तो वे कहलाते हैं लवण। आप बोल सकते हैं लवण वे पदार्थ होते हैं जिनका एक भाग धन आयन दूसरा भाग ऋण आयन होता है। तो ये होता है आपका लवण का परिभाषा। अब हम देखें तो ये जो अभिक्रिया है आपका, ठीक, ये जो अभिक्रिया है उदाहरण लवण में, ये अभिक्रिया जो है आपका, यही अभिक्रिया आपका कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है यहाँ जो मैंने बनाया है, इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपके क्वेश्चन की दृष्टि, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, आपके पास पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे जब अम्ल और क्षार, क्या बोलेंगे? इसको आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण और पानी बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे आप? एक बार और बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण तथा पानी बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार आप सुन लें, उसके बाद वीडियो बैक करके 10 सेकंड पीछे करके आप उसको नोट में उतार लें, ठीक, ताकि आप समझ भी जाएं और नोट भी उतार लें। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद आपको उदाहरण करके इसको लिखना है। उदाहरण यहाँ लिखिएगा, उसके बाद आप इसको लिख दीजिएगा। इनका नाम भी यहाँ लिख लीजिएगा, इसका नाम यहाँ लिख दिया हूं मैं, तो इसको लिख लीजिएगा, इसको भी आप लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये होता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए लवण तक खत्म हो गया, उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। अब क्या होता है प्रबल अम्ल? हम देखते हैं, यहाँ देखिए प्रबल अम्ल हमारा अगला टॉपिक है। प्रबल अम्ल क्या होता है? अम्ल तो हम देख लिए। अम्ल क्या देखिए, आर्हेनियस के परिभाषा के अनुसार, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, मतलब जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर अच्छे से H+ आयन देते हैं। क्या होते हैं? प्रबल का मतलब क्या होता है? प्रबल नॉर्मल सी भाषा में देखें तो प्रबल मतलब होता है कठोर। प्रबल मतलब क्या होता है? कठोर, कठिन, मतलब वो ज्यादा ताकतवर है। प्रबल है मतलब ज्यादा ताकतवर है। जब वो ज्यादा ताकतवर होगा तो क्या करेगा? जो H+ आयन देता है जल में घुलने पर उसको अच्छे से देगा, ठीक। तो आप क्या बोल सकते हैं प्रबल अम्ल क्या है? तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर अच्छे से आयनित होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। आप क्या बोल सकते हैं कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं, वे अम्ल होते हैं, वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। आप क्या बोलेंगे? अम्ल, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। उदाहरण यहाँ आप लिख सकते हैं। उदाहरण प्रबल अम्ल आपका क्या है? HCl आपका प्रबल अम्ल है। यहाँ आप जलीय विलयन के साथ जब इसको घोलेंगे तो जो जलीय विलयन के साथ, तो यहाँ देखिए क्या होता है? H+ और Cl- आयन बाहर निकलता है, तो ये अधिक मात्रा में H+ आयन यहाँ देता है। तो ये आपका क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण। प्रबल अम्ल यहाँ HCl है आपका, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आपका बात करें हम तो H2SO4 इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है। और मैं बोलूँ आपको H2SO4, उसके बाद नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल के 3 उदाहरण मैंने आपको बताया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं प्रबल अम्ल। अब हम दुर्बल
यहाँ देखिए प्रबल अम्ल लिख लिए। अब हम प्रबल क्षार के बारे में देखते हैं। तो जस्ट कुछ नहीं है, प्रबल क्षार बस इतना ही है। प्रबल अम्ल के बाद हम प्रबल क्षार के बारे में देखते हैं। तो प्रबल क्षार क्या होता है, तो देखिए यहाँ अम्ल की जगह सभी में क्षार लिख दीजिए। यहाँ देखिए क्या हुआ, और यहाँ H+ हमने आर्हेनियस के परिभाषा के अनुसार क्या देखा था, क्षार वे होते हैं जो जल में घुलकर या जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक, मतलब वे क्षार होते हैं, बोल सकते हो प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं। जी हाँ, क्षार क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। मतलब प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, वो भी OH- आयन अधिक मात्रा में देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको NaOH को मैंने बताया था आपको, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, सभी लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। जब इसको जलीय विलयन में घोलेंगे तो यहाँ जलीय विलयन लिख दीजिएगा, जलीय विलयन। एरो चिन्ह के पास आप जलीय विलयन लिखना जरूरी है, क्योंकि जलीय विलयन जब आप लिखेंगे तभी चेक करने वाले को पता चलेगा कि आप NaOH की अभिक्रिया जलीय विलयन के साथ करा रहे हो। ठीक, तो जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके Na+ वह OH- आयन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब OH- आयन देता है। ये OH- आयन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको प्रबल क्षार कहा जाता है। मैंने आपको अम्ल के 3 उदाहरण बताए थे, उसके अलावा जो अम्ल मैंने आपको पहले बताया था वो सारे अम्ल दुर्बल अम्ल थे, उसको भी हम देखेंगे अभी। NaOH क्या है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। उसके बाद आपका KOH, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपका क्या है, प्रबल क्षार, ये भी आपका है प्रबल क्षार। ठीक, तो NaOH KOH आपके प्रबल क्षार हैं, तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि ये प्रबल क्षार है। इसको भी आप उतार सकते हैं नोट में अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं अगला, ये देखिए प्रबल क्षार के बाद हम क्या देखते हैं, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार देखते हैं। अब क्या, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार देख लिए, अब दुर्बल क्षार। दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर। यहाँ मैं इसको फालतू मिटाया, वे क्षार होते हैं, वे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर कम मात्रा में। देखिए दुर्बल का मतलब क्या होता है, तो दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, लाचार। ठीक, तो कमजोर है वो क्या करेगा, जो हम जानते हैं कि क्षार क्या होते हैं, OH- आयन देते हैं। तो OH- आयन जब वो कम मात्रा में देने लगे तो दुर्बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुर्बल मतलब कमजोर। तो दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, क्षार वे क्षार, मतलब दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, तो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के बारे में हम देखें यहाँ, तो उदाहरण देख सकते हैं। देखिए उदाहरण इसका क्या है, तो उदाहरण मैं इसके 2 उदाहरण आपको बताता हूँ। पहले आपके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी मैंने आपको क्षार में उदाहरण में बताया हूँ। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका दुर्बल क्षार है। यहाँ देखिए दुर्बल क्षार पहचानने का सिंपल तरीका आपका, यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मतलब यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- जो है वो 2 बार है, OH क्या है, 2 बार है, तो ये दुर्बल क्षार है। OH ज्यादा रहे तो दुर्बल क्षार कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ Ca2+ में टूटेगा जब इसकी जलीय विलयन के साथ क्रिया कराएंगे। यहाँ आपको जलीय विलयन लिखना जरूरी है। जैसे उदाहरण देखें इसका, तो देखिए यहाँ जलीय विलयन, जलीय विलयन। उसके बाद हम देखें तो CaOH2 किसमें टूटेगा, आपका Ca2+ और फिर 2OH-, CaOH2 को जलीय विलयन में क्रिया कराते हैं तो Ca2+ में टूटता है और 2OH- में टूटता है। तो क्या होता है, यहाँ कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, मतलब आयनन अच्छे से नहीं होता है। क्या होता है, कम मात्रा में OH- आयन देते हैं का मतलब है आपका कि आयनन जो होता है, आयनन मतलब आयनों में जो विभाजित होते हैं वो अधिक मात्रा में विभाजित नहीं हो पाते हैं। तो ये आपका, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। इसके दुर्बल क्षार के और एग्जाम्पल बताऊंगा आपको उदाहरण, तो MgOH2, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ये भी आपका दुर्बल क्षार है। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं दुर्बल क्षार पूछे तो, और इस टाइप से आपको लिखना है दुर्बल क्षार के बारे में। अब हम देखते हैं क्षार की जगह अम्ल। क्या, अम्ल।
ये देखिए दुर्बल अम्ल के बारे में देखते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सभी हम डिटेल से अभी देखेंगे। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। ठीक, क्या होते हैं आपके दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, क्योंकि दुर्बल क्षार का दुर्बल मतलब ही कमजोर होता है, तो अम्ल क्या होते हैं H+ आयन देते हैं, तो दुर्बल अम्ल कम मात्रा में H+ आयन देंगे, तो वे दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। उदाहरण के बारे में देखें हम यहाँ, तो उदाहरण आपका हो सकता है, मैंने आपको प्रबल अम्ल के उदाहरण बताए थे, अब दुर्बल अम्ल के बताता हूँ। दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH, क्या है CH3COOH, इसका क्या नाम है आपका एस्टिक एसिड। मैंने आपको इसका नाम लिखवाया हुआ है, नहीं भी लिखे होंगे आप तो लिख सकते हैं एस्टिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, इसका नाम है आपका एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल आपका दुर्बल अम्ल है। ठीक, दुर्बल अम्ल की परिभाषा और उदाहरण में आप इसको लिख सकते हैं। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है CH3COO-, उसके बाद H+, क्या बनता है CH3COO-, उसके बाद H+ आपका बनता है CH3COO- H+। तो H+ आयन जो है कम मात्रा में बनता है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कम मात्रा, और उसमें आपका प्रबल में लिख सकते हैं अधिक मात्रा। ठीक, तो इसमें कम मात्रा में ये बनता है, तो एक क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल। CH3COOH एस्टिक एसिड दुर्बल अम्ल है आपका। और बात करें हम दुर्बल अम्ल के उदाहरण, तो HCOOH क्या है, HCOOH, इसको बोला जाता है फार्मिक अम्ल। इसको आप नाम लिख सकते हैं, इसको शायद मैंने लिखवाया था पहले, फार्मिक अम्ल, इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल इसका नाम है, फार्मिक अम्ल, ये भी आपका दुर्बल अम्ल है। ये थे आपके दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, सभी आपके हो गए। अब हम देखते हैं, अब अगला हमारा क्या है, यहाँ देख सकते हैं आपका अगला है अम्लीय मूलक व क्षारीय मूलक। यहाँ मैं आपको बताता हूँ अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। ठीक, तो मूलक मतलब आपका होता है उत्पन्न हुआ किसी से, ठीक ना, मूलक मतलब उत्पन्न हुआ, आप समझ सकते हैं। अम्लीय मूलक का मतलब है जब भी आप देखिए, जब भी आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे, जैसे मैं लवण जो बताया था, ये लवण से ही ये दोनों आएंगे आपके, अम्लीय मूलक व क्षारीय मूलक, ये दोनों नाम अभी लवण से ही आएंगे। देखिए मैं आपको जो बताया था, लवण क्या होता है, अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस पानी, लवण प्लस पानी, ये बनता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस पानी बनता है। अम्ल क्या हो गए आपके, HCl, क्षार क्या हो गया, NaOH। ठीक, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे, NaCl, क्या बनाएंगे, NaCl। उसके बाद आपके H2O बाहर निकलता है पानी के रूप में। तो क्या होता है, जो लवण है, लवण किससे बना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ एक क्या है, लवण आपका। तो लवण किससे बना, अम्ल व क्षार के क्रिया से। तो क्या होता है, अम्ल का कौन सा भाग, इसमें देखो, अम्ल का जो भाग लवण में जाता है, ध्यान से समझिए, अम्ल का जो भाग लवण में गया वो अम्लीय मूलक कहलाएगा। क्या होगा, मूलक जो अम्लीय व क्षारीय मूलक होते हैं वो लवण में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो जो लवण में जो भाग अम्ल का है वो अम्लीय मूलक। तो देखिए लवण में क्या है, Na और Cl, दो भाग है, तो इसमें अम्ल का कौन सा भाग है, तो अम्ल से क्या गया है, Cl। ध्यान से देखिए, अम्ल से क्या गया है, Cl, तो यहाँ Cl क्या है, अम्लीय मूलक, और Cl जो इधर होता है वो माइनस चार्ज में होता है। ठीक, जो इधर होता है वो ऋणात्मक चार्ज में होता है, इधर होता है वो धनात्मक चार्ज में होता है, मतलब प्लस चार्ज में। तो यहाँ Cl- क्या है आपका, अम्लीय मूलक। क्या है, अम्लीय मूलक, ध्यान से समझिएगा, डबल आपको समझाऊंगा। देखिए क्या है, जो लवण में होता है, लवण में ही अम्लीय व क्षारीय मूलक दोनों होते हैं। तो लवण का जो भाग अम्ल से प्राप्त होता है, लवण का जो भाग अम्ल से प्राप्त होता है वो अम्लीय मूलक है। जैसे Cl- यहाँ आपका अम्ल से प्राप्त हुआ तो Cl- अम्लीय मूलक। अब लवण का जो भाग क्षार से प्राप्त होता है, लवण का जो भाग
क्षार से प्राप्त होता है वो क्षारीय मूलक। तो यहाँ देखिए Na जो है सोडियम क्षार से प्राप्त हुआ है और Na किस फॉर्म में है, तो Na प्लस फॉर्म में, मतलब प्लस चार्ज में, धनात्मक चार्ज में। तो ये क्या होगा आपका क्षारीय मूलक। क्या होगा, क्षारीय मूलक। तो ये क्या है आपका क्षारीय मूलक। तो आप इसकी परिभाषा आप किस टाइप से बना सकते हैं, तो देखिए आपके पास बोले अम्लीय मूलक क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक, तो उदाहरण तो आप दे सकते हैं। आप उदाहरण देखिए, उदाहरण आप कैसे, एक उदाहरण तो मैं बता दिया अम्लीय मूलक का क्लोरीन माइनस, ठीक ना, और क्षारीय मूलक का सोडियम प्लस। और भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। पहले आप अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की परिभाषा लिखिए। देखिए परिभाषा कैसे लिखें। अम्लीय मूलक, तो अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में अम्ल के भाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मतलब अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में अम्ल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्या बोलोगे, अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में अम्ल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक, अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में अम्ल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। याद मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बस समीकरण से समझिएगा, मैं याद करके आपको नहीं बोल रहा हूँ। अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में अम्ल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और इसी प्रकार आपके क्षारीय मूलक, तो क्या बोलोगे, क्षारीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में क्षार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्षारीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में क्षार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्षारीय मूलक वे मूलक होते हैं जो लवण में क्षार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद आपको दो दो उदाहरण लिख लेना है। पहला उदाहरण ये आपका हो गया अम्लीय मूलक का क्लोरीन माइनस। अब देखिए अम्ल का उदाहरण मैं आपको क्या बताया था, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी आपका अम्ल है। H2SO4 ये भी आपका अम्ल है। तो इसमें देखिए, यहाँ देखिए कौन सा भाग लवण को गया, इधर वाला भाग। ये Cl में कौन सा भाग गया, इधर वाला भाग, मतलब माइनस भाग। तो इसमें भी इधर वाला भाग जाएगा, तो यही होगा आपका, इसमें इधर वाला भाग जाएगा। तो इधर क्या है SO4, तो यहाँ क्या है आपका SO4 2 माइनस। 2 माइनस क्यों आए, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो है, देख सकते हैं, इसलिए 2 माइनस होंगे। तो SO4 2 माइनस चार्ज। ए आपका ऊपर घात के रूप में लिखाता है, इसको आप बगल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो ए आपका क्या है, अम्लीय मूलक। सल्फेट माइनस क्या है, अम्लीय मूलक। ये आपका है अम्लीय मूलक। सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फेट माइनस, मतलब सल्फेट ऋणायन बोलते हैं, भी आपका अम्लीय मूलक है। और क्षारीय मूलक की बात करें तो क्षारीय आपका क्षार NaOH एक हो गया। उसके बाद आपका क्षार क्या है, KOH। क्या है, KOH, इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपका देखिए, इसका कौन सा भाग गया, इधर वाला भाग गया लवण में, मतलब धनात्मक भाग गया लवण में। तो इसका धनात्मक भाग क्या है, के मतलब K प्लस मतलब K धन आयन। ये क्या है आपका क्षारीय मूलक। क्या है, क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। अब आपको यदि क्वेश्चन में बोले, प्रश्न में, ये आपके क्षारीय मूलक हैं, आप अच्छे से इसको उतार लिए होंगे। ठीक, अब यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में बोले कि अम्लीय मूलक निकालिए, क्षारीय मूलक निकालिए, तो आप नहीं निकाल सकते। कोई भी क्वेश्चन आपको बोलेगा, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है CH3COOH, इसमें बोलेगा आपका अम्लीय मूलक ज्ञात कीजिए, अम्लीय मूलक की पहचान कीजिए। तो अम्लीय मूलक आपका क्या होता है, माइनस चार्ज के रूप में। तो CH3COO माइनस, से क्या हो जाएगा आपका अम्लीय मूलक। ठीक, ये आपका अम्लीय मूलक हो जाएगा, क्योंकि अम्ल क्या होता है, अम्लीय मूलक माइनस चार्ज में। उसके बाद आपको यदि बोल दे, मान लीजिए HNO3, ये आपको बोल दे इसका अम्लीय मूलक निकालिए, तो क्या होगा, NO3 माइनस। क्या होगा, NO3 माइनस। ये आपका है अम्लीय मूलक, NO3 माइनस अम्लीय मूलक। या इसी प्रकार आपसे बोल दे कि CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बोलेगा आप क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए, मतलब क्षारीय मूलक निकालिए। तो आप नहीं निकाल सकते। OH क्षारीय मूलक इसमें क्या होगा, तो क्षारीय मूलक इधर वाला भाग होता है। ठीक, मतलब प्लस वाला भाग होता है, धनात्मक वाला। तो इसमें क्या होगा, जाएगा Ca2 प्लस। Ca2 प्लस क्या होगा, क्षारीय मूलक। ध्यान से देखिए, Ca2 प्लस क्या होगा, क्षारीय मूलक होगा। Ca2 प्लस क्षारीय मूलक होगा। Ca2 प्लस आपका क्षारीय मूलक होगा। ठीक, Ca2 प्लस क्षारीय मूलक होगा। इसी प्रकार आपका मैग्नीशियम MgOH2 में बोले कि अम्लीय व क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए, तो क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस आपके क्षारीय मूलक हो जाएंगे। ये है क्षारीय मूलक आपके।
अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई टाइप से दे सकता है, कोई भी टाइप से, केवल आपको तरीके आने चाहिए। आपको पहचान में आने चाहिए कि अम्ल किसे बोलते हैं, क्षार किसे बोलते हैं, पीएच क्या होता है, लवण क्या होता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार क्या होते हैं, अम्लीय मूलक क्या होता है, क्षारीय मूलक क्या होता है, सब चीज की आपको पहचान होनी चाहिए। अब यदि आपसे के पास क्वेश्चन कई टाइप से आ सकते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि किसी 5 विलियन है, क्या है 5 विलियन है, आपको बोल देगा 5 विलियन है, 5 विलियनों का पीएच मान, ठीक, 5 विलियनों का पीएच मान क्रमशः 5 विलियनों का पीएच मान क्रमशः 4, 8, 6, 3, 9 है, ठीक, बोल देगा 5 विलियनों का पीएच मान क्रमशः 4, 8, 6, 3, 9 है। अम्ल व क्षार की पहचान कीजिए। क्या बोलेगा? अम्ल व क्षार की पहचान कीजिए, अम्ल व क्षार की पहचान कीजिए। तो आप पहचान कैसे करेंगे? मैं आपको अभी बताया था पीएच क्या होता है। पीएच होता है अम्ल व क्षार की पहचान कराता है। पीएच अम्ल व क्षार की पहचान कराता है। क्या होता है? जिसमें 7 से कम पीएच होता है, 7 से कम पीएच मान होता है, वो आपका अम्ल कहलाता है। 7 से कम पीएच और 7 से अधिक पीएच वाले क्षार कहलाते हैं, और जो 7 होता है वो आपका उदासीन कहलाता है। तो इसमें आपके क्या हो गए? 4 है, मतलब अम्ल है, तो क्या बोलोगे? 4 वाला अम्ल है, 3 वाला अम्ल है, 6 वाला अम्ल है। 4, 3, 6 क्या हो गए? अम्ल हो गए। 8 और 9 क्या हो गए? क्षार हो गए। 8 और 9 क्या हो गए? क्षार हो गए। ठीक, 8, 9 क्षार हो गए। कितने मिनट हो गए? 41। तो ये आपके हो गए। ठीक, अम्ल और क्षार की पहचान ऐसे कर सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात, एक दो बात याद रखिएगा कि रक्त का जो पीएच मान, रक्त मतलब खून, जो आपके ब्लड, आपका ब्लड दौड़ता है, उसका पीएच मान होता है 6.8 से 7.8। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही विकल्प के रूप में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सही विकल्प के रूप में पूछे जा सकते हैं कि रक्त का मतलब, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड मतलब खून, खून का जो पीएच मान होता है 6.8 से 7.8 होता है, के बीच में होता है। ठीक, पीएच की मात्रा का बोले तो मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। ठीक, एसआई इकाई, एसआई मात्रा किसका होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक, तो रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 होता है। और आपके जो मिट्टी होता है, ठीक ना, जिसमें आप खेती करते हैं, हम सभी खेती करते हैं, किसान के बच्चे हैं इसलिए खेती करते हैं। तो खेती में देखिए जो मिट्टी का पीएच होता है, मिट्टी जिसमें उपज होती है, ठीक, हमारा धान अच्छे से हो हमारे फसल में, हमारे मिट्टी में, तो हमारे मिट्टी का पीएच होना चाहिए 5 से 8 के बीच, 5 से 8 के बीच हमारे मिट्टी का पीएच होना चाहिए। हम देखते हैं हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, राख का उपयोग करते हैं, तो इन सब का यूज इसलिए किया जाता है जब मिट्टी का पीएच मान 5 से कम हो जाता है। ठीक, मिट्टी का पीएच मान 5 से कम हो जाता है, तो उस पीएच को बढ़ाने के लिए, पीएच मान को बढ़ाने के लिए जो खाद है इन सब का यूज किया जाता है। तो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है 5 व 8 के बीच, 5 व 8 के बीच मिट्टी का पीएच है, तभी उसमें धान की उपज होगी। ठीक, और जो आपके दांत होते हैं, ठीक, दांत के पीएच मान आपका 5.5 से कम होता है। ठीक, जब दांत का पीएच मान, आपका दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, तो आपके दांत सड़ने लगते हैं। ठीक, जो दांत आपका कड़ाता है, जिसको कड़ाना बोलते हैं, सड़ना बोलते हैं। ठीक, तो आपका जो दांत सड़ने लगता है उस समय जब आपका दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो जो डाबर लाल मंजन आता है, आपने देखा होगा। ठीक, हम अम्ल को दूर करने के लिए क्या करेंगे? क्षार का यूज करेंगे। अम्ल को दूर करने के लिए क्षार का यूज कर देंगे तो परिवर्तित हो जाएगा क्रिया करके, अम्ल को दूर कर देता है, लवण बना देता है। ठीक, तो इसीलिए हम दांतों से डाबर लाल मंजन करते हैं, कोलगेट करते हैं हमारे दांत के पीएच को, ताकि ज्यादा कम ना हो पाए, क्योंकि वो सब क्षारीय पदार्थ होते हैं। ठीक, तो ये थे आपके मतलब ये सब आपको याद रखने चाहिए कि रक्त का पीएच इतना होता है, मिट्टी का पीएच इतना, दांत का पीएच इतने कम होने से आपका दांत सड़ने लगता है। तो ये थे आज के लेक्चर हमारे अम्ल क्षार एवं लवण ऐसन के, अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय के। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितने कक्षा 10वीं के स्टूडेंट होंगे, आपके छात्र, आपके दोस्त होंगे, आपके साथी होंगे, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसका नॉलेज मिल सके, ज्ञान मिल सके, ताकि वो
जो परीक्षा में अच्छे से नंबर ले लाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।